दोस्तों, आज हमारे साथ एक सुपर हीरो है जो केप नहीं बी कीपर सूट पहनते हैं। एक वक्त था जब वो कंप्यूटर कोड्स लिखते थे, लेकिन आज वो हनी बीज के बारे में दुनिया को एजुकेट करते हैं। Let's welcome Amit Godse sir, the B man of India. थैंक यू सो मच। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो आपके लाइफ में हनी बीज की एंट्री कैसे हुई? जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो मुझे मधुमक्खी का भी पता नहीं था। तो मेरा घर यहीं पुणे में वारजे में है। हमारे बिल्डिंग में बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता आया था और लोगों ने डर के मारे मधुमक्खियों का छत्ता पेस्ट कंट्रोल से मार दिया था। सो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मिलियंस ऑफ बीज गॉट किल्ड एंड ऑल गॉट स्कैटर अराउंड ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट। तो मुझे बहुत खराब लगा था कि एज ए ह्यूमन वी वांट प्योर हनी इन आवर लाइफ बट नॉट बीज। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे लगा कि किसी ने तो इन मधुमक्खियों को बचाना चाहिए। जब मुझे पता चला कि कोई भी मधुमक्खी को बचा नहीं रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं किसी को बोलता हूँ किसी को बचाना चाहिए तो मैं एक उंगली किसी और की तरफ रहती है, चार उंगली अपनी तरफ रहती है। राइट। तो मैंने सोचा कि मैं खुद बचाने लग जाता हूँ। तो वहाँ से मेरा बी कंजर्वेशन का ये जो आइडिया है वहाँ से चालू हुआ। जब आपने आपकी जॉब छोड़ी, सबसे पहले रिएक्शन किसने दिया और वो रिएक्शन कैसा था? एंड वो तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंस था। और जब मैंने काम चालू किया तब मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते नहीं थे। वो दूसरी जगह दूसरे सिटी में रहते, रायपुर में रहते थे, और मैं यहाँ पे मैं अकेले रहता था। और मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स मैंने किसी को बताया नहीं मैंने जॉब छोड़ दी है। घर वालों को लगता था कि मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, पुणे में रहता हूँ, और यहाँ पे मैं जॉब छोड़ के बी रेस्क्यू कर रहा था। ठीक है। पर जब मम्मी पापा आए यहाँ पे और फिर उन्होंने देखा कि मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, यहीं पे घर पे रह के कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि मैंने जॉब छोड़ दिया है और फुल टाइम मैं मधुमक्खी के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो वो बहुत शॉक थे, एंग्री थे, और थोड़े दुखी भी हो गए थे कि आईटी जॉब छोड़ के मधुमक्खी के ऊपर कैसे काम कर रहा है। ठीक है। उस टाइम उनको लगता था कि ये ये जो जॉब है, मधुमक्खियों को बचाने का जो काम है, वो डिग्निफाइड काम नहीं है। ठीक है। सबको लगता था कि ये ऐसे लोग हैं जो छत्ता निकालने आते हैं, जिनको खाने खाने को नहीं मिलता, कपड़े ढंग से नहीं पहनते। राइट। लोग उनके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं करते, क्योंकि वो उनके हिसाब से, लोगों के हिसाब से कम पढ़े लिखे रहते हैं। राइट। तो उनको, घर वालों को लगता था कि ये अच्छा काम नहीं है, तुम्हारे हिसाब से काम करो। पर मैं भी अडिग था, मुझे इसी में काम करना था। तो धीरे धीरे उन्होंने फिर एडजस्ट कर लिया और फिर बाद में सपोर्ट करना भी चालू कर दिया काम को देख के, क्योंकि इसमें बहुत से मधुमक्खियों की जान बच रही थी। ये सब सोच के फिर घर वालों ने भी सपोर्ट करना चालू कर दिया। हनी बी कंजर्वेशन सुन के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसे सिंपल वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करते हो? इसको अगर सिंपल वर्ड में बचाऊं तो जो भी मधुमक्खियों के साथ पॉजिटिवली काम करता है, ठीक है, जो उनको बचाने का काम करता है, या फिर उनके लिए कुछ जगह देता है, या उनके मधुमक्खी बचाने का कुछ कंट्रीब्यूशन देता है फाइनेंशियली, मेंटली, ठीक है, या फिर ये जो मैसेज है मधुमक्खी बचाने का, ठीक है, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे आप लोग अभी मधुमक्खी बचाने का जो काम कर रहे हो, जो जानने की कोशिश कर रहे हो, आप भी अभी कंजर्वेशन में आप हाथ बाहर लगा रहे हो। राइट। आप हेल्प कर रहे हो लोगों तक पहुंचने में। तो उसके हिसाब से जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो रेस्क्यूअर्स मतलब क्या है, जो मधुमक्खी के छत्ते जो हैं, मधुमक्खी के जो हाइव्स हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, दोज आर रेस्क्यूअर्स। और कुछ बी फ्रेंड्स रहते हैं। ठीक है। बी फ्रेंड्स मतलब क्या है, जो अपनी जो जगह है, उनका फार्म हाउस है या बंगलोज हैं या टेरेस फार्म है, वहाँ पे बीज रखने के लिए जगह देते हैं। अच्छा। ठीक है। तो वो भी बी फ्रेंड्स हुए, वो भी बी कंजर्वेशन में हेल्प कर रहे हैं। या ऐसे भी लोग हैं, मतलब जो जो सोसाइटी में रहते हैं, राइट, पर वो चाहते हैं कि मधुमक्खियां बचे, क्योंकि रेसिडेंशियल सोसाइटी बोलने पे क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि मधुमक्खियों को मार डालो, कुछ लोग बोलते हैं मधुमक्खियों को मारना नहीं चाहिए, मधुमक्खियों को बचाना चाहिए। सोसाइटी में भी ऐसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता है, कुछ लोग बोलते हैं मार डालो, कुछ लोग बोलते हैं मधुमक्खियों को बचाओ। राइट। तो जो बोलते हैं कि मधुमक्खियों को बचाना चाहिए, ह्यूमनली उनको ट्रीट करना चाहिए, राइट, तो वो भी कंजर्वेशन करते हैं। तो ये जो बी कंजर्वेशन जो है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। उसके बाद जो फार्मर्स हैं,
फार्मर्स हैं वो भी अपने जो बीज रखते हैं पॉलिनेशन के लिए खेतों में, वो भी बी कंजर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ट्राइबल है वो सस्टेनेबल हनी हार्वेस्टिंग कर रहा है, राइट, मधुमक्खियों को न जला के खाली हनी पोर्शन निकाल रहा है, छत्ता वैसे के वैसे ही रख रहा है, वो भी कर सकते हैं, तो वो भी बी कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा टर्म है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ जो बीज के लिए पॉजिटिव काम कर रहा है, जिससे बीज को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, उसका फायदा हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो वो जो लोग हैं उनको पर बी कंजर्वेशन बोल सकते हैं। बीज से इतनी दोस्ती कैसे हो गई और बीज ने कभी आपको काटा भी है? जब आप बीज के साथ काम करते हो तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान हो, जब किसी के आप गुण धर्म देखते हो, गुण देखते हो, बिहेवियर देखते हो कि वो कैसे काम कर रहा है, सेल्फलेसली काम कर रहा है, राइट, या फिर जैसे एक कॉलोनी में ऑलमोस्ट 50 से 1 लाख बीज रहते हैं, राइट, और आपस में बिना झगड़े अपना काम करते हैं। अगर आप सोचो कि आप किसी घर में रह रहे हो, आपस में कितना झगड़ा होता है, मैंने ये काम किया, तुमने ये काम नहीं किया, राइट, पर तुम सोचो कि मधुमक्खी कभी झगड़ते नहीं आपस में, अपना काम खुद करती हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखती कि सामने वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो खुद काम करती हैं और दिन भर काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे सहजीवन में कैसे जॉइंटली रहती हैं, बिना झगड़े रहती हैं, फुल डेडिकेशन से काम करती हैं, राइट, ये सब देख के और उनके जो बेनिफिट देखोगे कि कैसे पॉलिनेशन करती है, राइट, हनी कैसे बनाती है। आप जितना मधुमक्खी के बारे में पढ़ोगे, खाली मैं ही क्या, कोई भी इंसान मधुमक्खी के बारे में पढ़ेगा तो प्यार में पड़ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ बताता हूँ, मधुमक्खी की एक देवी भी है। ठीक है, उसको भ्रामरी देवी बोलते हैं। ठीक है, उसका एक शक्तिपीठ भी है। ठीक है, 51 शक्तिपीठ में भ्रामरी देवी का भी शक्ति पीठ है। उसके बाद आपने गुरु चरित्र का सुना होगा, जो गुरु चरित्र लिखा था भगवान तो गुरु चरित्र में 24 गुरु जो हैं, उसमें एक गुरु जो है वो मधुमक्खियां भी है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपको डर नहीं लगता मधुमक्खी के काटने से, तो उसका जवाब ये है कि जब आप बी कीपर बनते हो, जैसे आपको होता है ना, टेस्ट होता है कि अगर आपने एग्जाम दिया, अगर आपने टेस्ट कैसे देते हो, ओरल देते हो, रिटर्न देते हो, तो आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट। सबसे पहला टेस्ट होता है, अगर आप बी कीपर बन रहे हो या बीस के साथ आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको बी स्टिंग करा लेना चाहिए। ठीक है, एक बार बी स्टिंग हो गया तो आपको पता रहता है कि कितना दुखता है या कितना नहीं दुखता। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ इतना मैं सहन कर सकता हूँ, तो आप मतलब आप बी कीपर बन गए, क्योंकि जब तक आपको बी स्टिंग नहीं होता आपको पता नहीं चलता। तो सबसे पहला टेस्ट है, अगर आपको बी कीपर बनना है तो बी से स्टंग करा लो, और एक स्टंग से कुछ नहीं होता, क्योंकि जब 1 2 3 4 स्टंग मिलते हैं आपको कोई नुकसान नहीं होता, आपको बेनिफिशियल रहता है। बी स्टिंग से बहुत सी जो बीमारियां हैं, कैंसर नहीं होता, कैसे बहुत सारी जो बीमारियां हैं, इसलिए आर्थराइटिस नहीं होता। ठीक है, फिर बी स्टिंग थेरेपी भी है, आपने सुना होगा, तो बी स्टिंग थेरेपी भी है। प्रॉब्लम होता है तो बी स्टिंग थेरेपी भी लेते हैं, बी वेनम थेरेपी लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। अब मेरे साथ क्या हुआ है, इतने हमको बी स्टिंग मिले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी इसके कारण क्या हुआ है, इम्यून हो गई है बी स्टिंग से। हमको मधुमक्खियां काटे तो भी हमें कुछ होता नहीं है। जैसे आपने कहानी सुनी होगी, स्टोरी सुनी होगी कि एक विष कन्या रहती है, सुनी थी कि विष कन्या रहती है, उसको थोड़ा थोड़ा विष खिलाया जाता है, तो बाद में किसी राजा के साथ रहती है, तो राजा को काट लेती तो राजा मर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में विष आ जाता है। विष कन्या का नाम सुना होगा पुराने टाइम पे। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी है बी वेनम के लिए इम्यून हो गई है। अब मधुमक्खियां हमको काटते तो हमें कुछ नहीं होता, ना ईचिंग होता है, ना स्वेलिंग होता है, कुछ नहीं होता, खाली थोड़ा पेन होता है इंजेक्शन जैसा, बाद में खत्म हो जाता है। आपके बैकग्राउंड जर्नी के, आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए। मेरा जो जन्म हुआ वो रायपुर में हुआ, छत्तीसगढ़ में, और आई ब्रॉट अप इन 5 डिफरेंट स्टेट्स, बॉर्न इन रायपुर, ब्रॉट अप इन 5 डिफरेंट स्टेट्स, क्योंकि मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी। मेरे पापा जो हैं वो कोल इंडिया में जॉब करते थे। कोल इंडिया मतलब जहाँ जहाँ पे कोल माइंसेस हैं वहाँ पे जॉब करते थे। तो कोल माइन जो इंडिया में है वो सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा है।
ठीक है। तो मैं उड़ीसा में बड़ा हूँ, फिर झारखंड में था, वेस्ट बंगाल में था, छत्तीसगढ़ में मेरी पढ़ाई हुई है, जन्म भी वहीं हुआ, पढ़ाई भी मेरी 9th के बाद वहीं पे हुई है। 8 तक मैं उड़ीसा में था। तो 8 तक मैं उड़ीसा में था, वहाँ पे क्या था, फॉरेस्ट एरिया था पूरा, क्योंकि जो कोल माइंस रहता है वो फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा रहता है। तो आजू-बाजू में बड़े-बड़े क्वार्टर्स रहते थे। क्वार्टर्स में बहुत सारे अलग-अलग पेड़ लगते थे। तो होता कैसे था कि जब भी मुझे मुझे मम्मी डाँटती थी, तो मैं पेड़ पे चढ़ जाता था। आम देखता था, बटरफ्लाई देखता था, बर्ड्स देखता था। जब तक मुझे मम्मी अरे आजा, मैं डाँटूँगी नहीं, तब तक मैं पेड़ से नहीं उतरता नहीं था। ठीक है? तो मुझे मम्मी बहुत मनाती थी। तो ऐसे मेरा बचपन बीता है पेड़ों के बीच। और एक मुझे एक स्टोरी मुझे ये भी याद है कि हम लोग स्कूल से मछली पकड़ने के लिए भाग गए थे रिसेस में, दोपहर का रिसेस। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। तो पीछे में ऐसे नाला बहता था, उसमें बहुत अच्छा शुद्ध पानी था, मछलियाँ बहुत थी उसमें, और पहाड़ से आता था वो पानी। तो एक बार रिसेस में हम सब दोस्त क्लास 6 में हम लोग पकड़ने गए थे, हम मछली पकड़ने गए थे। तो और रिसेस पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। उसके बाद संस्कृत का पेपर था, यूनिट टेस्ट था, तो वो पता ही नहीं चला। फिर घर वालों को बुलाया गया और बहुत बड़ा कांड हो गया था। तो ये बहुत बड़ा मुझे आके बहुत मार भी पड़ी थी, डांट भी पड़ी थी घर में। तो ऐसा मेरा पूरा बचपन भी था, मतलब नेचर के बीच। और उसके बाद क्या हुआ, 8th स्टैंडर्ड तक मैं उड़ीसा में पढ़ा, ब्रजराज नगर में। और उसके बाद मैं रायपुर में आ गया, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और फिर मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो मुंबई में लग गई। ठीक है, फिर मैं जंगल से कंक्रीट जंगल में आ गया। ठीक है, तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी चालू हुई आईटी और ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो और अ, मुंबई में भी क्या होता था कि जब भी वीकेंड रहता था, मुंबई में से क्रीक्स बहुत हैं, वाशी क्रीक है, एरोली क्रीक है। तो वहाँ पे हम लोग बर्डिंग के लिए जाते थे, बटरफ्लाई शूटिंग के लिए जाते थे। ठीक है, क्रीक में वो मैंग्रोव्स के वहाँ पे फॉरेस्ट है बीच में, तो वहाँ पे हम लोग जाते थे। या फिर वीकेंड को हम लोग ट्रेकिंग पे जाते थे। तो नेचर के पास मैं फिर भी जाता था वीकेंड को ट्रेकिंग करने के लिए, अभी भी जाता हूँ। तो वहाँ से फिर नेचर के पास मुझे काम करना बहुत पसंद था। और पर मुझे मधुमक्खी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था साइंटिफिकली। ठीक है, मुझे खाली 2 ही चीज़ें पता रहती जो सबको पता रहती है। एक तो मधुमक्खी के कारण आपको शहद मिलता है, दूसरा वो स्टिंग करती है। तो, तो यही सब चीज़ें पता थी। पर कैसे होता है, आपकी लाइफ में डेस्टिनी रहती है। आप काम कुछ करते हो और आपकी डेस्टिनी कहीं और आपको ले जाती है। तो मुझे डेस्टिनी 20 के पास लेके आ गई, फिर मैंने काम करना चालू किया। आप में बी बास्केट स्टार्ट करने का आइडिया कैसे आया और जर्नी कैसी रही? जब मैंने सोचा कि मधुमक्खियों को बचाना चाहिए, और मेरा ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कोई मेरे घर में कोई बिजनेस है। सब हम मेरे घर में जितने भी लोग थे या हैं, सब जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट जॉब में थे। कभी हमारे घर में से बिजनेस का वो एटमॉस्फेयर नहीं था। और जब मैंने जॉब छोड़ा था तो मेरे दिमाग में खाली यही था कि मधुमक्खियों को बचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। उस टाइम मेरे पास डेटा भी नहीं था। ठीक है, तो मैं फ्री में बी रेस्क्यू करता था। पर जब मुझे पता चला कि अरे फ्री में रेस्क्यू करने के कारण मैं खुद सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। अगर खुद सस्टेन नहीं कर पाऊंगा तो बीस को कैसे सस्टेन करूंगा। तो वहां से मैंने सीखा कि खुद को सस्टेन करना बहुत जरूरी है, बाद में बीस को सस्टेन करना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बी बास्केट स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर की। ठीक है, ये कंपनी रजिस्टर करने के बाद हम लोग फिर कंपनी के थ्रू हम लोग रेस्क्यू करने लग गए, एम्प्लॉय हायर किए। ठीक है, उसके बाद अलग अलग रेस्क्यूअर्स हमने तैयार किए, बी फ्रेंड्स तैयार किए। उसके बाद अब तक हमने 17,000 प्लस बी हाइव रेस्क्यू कर चुके हैं। अगर आप एक बी हाइव में 50,000 बीज इन एन एवरेज पकड़ो, तो आप सोच सकते हो कितने बीज हमने रेस्क्यू कर चुके हैं। 17,000 into 50,000 bees we have rescued. and the number is still growing, right? उसके अलावा अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव में हम क्या करते हैं, पेस्ट टू पेट ये इनिशिएटिव है। पेस्ट टू पेट मतलब क्या, जैसे आपके घर में बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं, बीस, यू डिडंट इनवाइट बट दे केम, ओके, एंड यू डोंट वांट देम।
रीजन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आपको डर लगता है मधुमक्खी आपको स्टिंग ना कर दे, राइट, या नॉलेज नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं रहता, तो लोग हनी बीज को भगा देते हैं, मार देते हैं, जला देते हैं। तो आपके लिए वो पेस्ट है, राइट। पर किसी के लिए बीज पेट भी है, जैसे फार्मर्स हो गए, फार्म हाउसेस हो गए आजू बाजू में, या टेरेस फार्मर्स हो गए, उनको बीज लगते हैं, क्यों? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन मतलब क्या? मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के मीटिंग को पॉलिनेशन बोलते हैं, राइट। तो आपको जो फ्रूट मिलता है वो उसके कारण मिल पाता है, पॉलिनेशन के कारण। तो किसी के लिए पेट है, किसी के लिए पेस्ट है, राइट। तो हम लोग इन पेस्ट और पेट के बीच हम लोग एक कनेक्टर का काम करते हैं विथ आवर एक्सपर्टीज, ठीक है। जिससे मधुमक्खियां भी मरती नहीं है, और खाली यहाँ पे हम लोग रिलोकेट नहीं करते, उसका हम ब्रीडिंग भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मधुमक्खियां मरने वाली थी, यहाँ पे हम लोग ब्रीडिंग भी करें, उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, जिससे पॉलिनेशन हो, उनका कॉलोनी बढ़े। तो मतलब कैसे, ये विन विन सिचुएशन है, मतलब सबका फायदा हो रहा है। आपका जो इशू है, बीस आ गई है, आपको डर लगता है, आपको तो सॉल्यूशन मिल गया, जिनको चाहिए उनको बीस भी मिल गए, मधुमक्खियां भी नहीं मरी, राइट, सबको फायदा हो गया। तो अगर ऐसा विन विन सिचुएशन होता है तो सभी को फायदा होता है। आप सिर्फ पुणे में ही करते हो क्या बी रेस्क्यू? नहीं, हम लोग बी रेस्क्यू जो है पुणे, मुंबई, जहाँ से हमको बुलाया जाता है, अलग अलग सिटीज, वहाँ से भी हम करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जैसे कॉल्स आते हैं, डिपेंड करते हैं कौन सी स्पीशीज़ है, हर स्पीशीज़ का बी हैंडलिंग टेक्निक अलग अलग रहता है। तो अभी हमारा ठीक है, अभी हमने मुंबई पुणे में बहुत ज़्यादा किए हुए हैं, क्योंकि आपको यहाँ से कॉल बहुत ज़्यादा आते थे। तो अभी हमारा प्लानिंग है कि जो बी फ्रेंड्स हैं, जो बी रेस्क्यूअर्स हैं, वो हर सिटी में होने चाहिए। जैसे सर्पम मित्र रहते हैं हर सिटी में, राइट राइट। तो वैसे बी फ्रेंड्स जो हैं वो हर सिटी में होने चाहिए। अब ये एक्सपांडिंग मोड पे है। किसी भी सिटी में जहाँ पे बी लगते हैं, उनको पेस्ट कंट्रोल वाले हैंडल नहीं करेंगे। कौन हैंडल करेगा? बी फ्रेंड्स हैंडल करेंगे, या बी रेस्क्यूअर्स उसको हैंडल करेंगे, जिससे मधुमक्खियां भी ना मरे और उनका संवर्धन भी हो या कंजर्वेशन भी हो, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा काम अभी चल रहा है। तो फर्स्ट हमारा जो होगा महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद बाकी के स्टेट में भी होगा। आज तक का आपका सबसे टफेस्ट बी रेस्क्यू कौन सा था? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे। 2019 में मैं ट्रेकिंग करता हूँ, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं ट्रेकिंग में जाता रहता हूँ वीकेंड को। तो एक ट्रेकिंग ग्रुप में एक मैसेज आया था कि एक हरिहर गढ़ करके है नासिक के पास। वहाँ पे, जैसे यहाँ पे पुणे के पास सिंहगढ़ है ना, वैसे नासिक के पास हरिहरगढ़ है। लोग वीकेंड को वहाँ जाते हैं। तो एक सकरा रास्ता था वो गढ़ चढ़ने वाला, वो छोटा सा रास्ता था, वहाँ पे बड़ा बीहाइव लगा था। और अगर मधुमक्खियां किसी को स्टिंग कर देती तो क्या होता कि आदमी डर के मारे उस दरी जो रहती है ना, दरी से नीचे गिर के एक्सीडेंट भी हो सकता था, राइट। बहुत रिस्की जगह थी। और तुमको पता है कि ये जो हरिहरगढ़ है, उसका जो सीढ़ियां जो है ऊपर चढ़ने की, वो बहुत स्टीप है, 70-75 डिग्री पे है। अरे तुमने देखा भी होगा उसका वीडियो, बहुत स्टीप है, वो चढ़ना बहुत मुश्किल है, और जगह जाना भी बहुत मुश्किल है वो। तो वो मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्रेकिंग ग्रुप पे, कि ऐसे छत्ता लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिर मैं, हमारी टीम, शिखर फाउंडेशन करके है जो ट्रेकिंग में एक्सपर्ट है, तो शिखर फाउंडेशन और मेरी कंपनी, हमारी जो कंपनी है बी बास्केट, तो हमने मिलकर प्लान बनाया कि ये हम बी रेस्क्यू करते हैं नेक्स्ट डे। तो ये हमको न्यूज़ पता चली शाम को 4-4:30 बजे, और हम पुणे से निकले 6 बजे तैयारी करके, और हम लोग पहुंच गए नासिक के पास रात को 11 बजे, और वहीं पे हमने टेंट लगाया, वहीं पे हमने रात गुजारी टेंट में। और सुबह हम 5 बजे हमने गढ़ चढ़ना चालू किया, और 6:30 तक हम ऊपर चढ़ गए थे जहाँ पे बी हाइव था, वहाँ पे हमने रेस्क्यू किया। उसके बाद मधुमक्खियां भी नहीं मरी। नहीं तो कैसे होता, लोग जला देते, मधुमक्खी को भी जला देते, मार डालते, या फिर एक्सीडेंट हो सकता था मधुमक्खी काट के, राइट। तो मेरे दिमाग में ख्याल यही था कि मधुमक्खियां भी जला के ना मरे, या पेस्ट कंट्रोल के थ्रू ना मरे वहाँ पे, और मनुष्य की भी जीव हानि ना हो, ठीक है।
तो ये दोनों का मैं सोच कर वापिस विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, राइट। तो ये सोच के फिर हमने काम चालू किया और फिर गए रेस्क्यू किया और बहुत अच्छा रेस्क्यू था, अभी भी याद है। बी कॉलोनी में कौन से मेंबर्स रहते हैं? तो बी जैसे सबकी फैमिली रहती है, मॉम रहते हैं, डैड रहते हैं, क्या उसके बाद आपका भाई रहता है, सिस्टर रहती है, राइट, नाना नानी रहते हैं। सेम वे बी कॉलोनी में या बी फैमिली में 3 लोग रहते हैं मेजरली। एक क्वीन रहती है, ठीक है, खाली एक ही क्वीन रहेगी। कुछ हंड्रेड्स ड्रोन्स रहेंगे, ड्रोन्स मतलब मेल, और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर बीज रहती है, थाउजेंड ऑफ वर्कर बीज उसमें रहती हैं। तो सबके काम अलग अलग हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो सबका काम अलग। क्वीन बी का काम खाली एक ही है, एग्स लेइंग करना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, क्वीन बी और वर्कर बीज ये दोनों फीमेल रहती हैं और ड्रोन खाली मेल रहता है। ड्रोन कुछ काम नहीं करता, खाली क्वीन बी के साथ मीटिंग का काम करता है। एक बार मीटिंग हो गया तो क्वीन बी क्या करती है, एग लेइंग चालू कर देती है, ठीक है। और जब वर्कर भी इसको पता चलता है कि अपनी की जो क्वीन है, न्यू क्वीन है, और उसने एग लेइंग करना चालू कर दिया है, तो और क्वीन बी जो है खाली एक ही बार अपने जीवन में, उसका एज जो रहता है 3 to 4 ईयर्स रहता है क्वीन बी का, ठीक है। और वर्कर बी इसका रहता है 3 to 4 मंथ्स, और ड्रोन का भी रहता है 3 to 4 मंथ्स। पर खाली एक ही बार मीटिंग करती है, 7 to 8 ड्रोन्स के साथ मीटिंग करती है क्वीन बी। उसके बाद कभी मीटिंग नहीं करती, उसके बाद खाली एग लेइंग करती है। ऐसा है कि क्वीन बी खुद खाती भी नहीं है, वर्कर भी उसको खिलाती है, क्वीन है, ठीक है। और क्या खाती है, रॉयल जेली खाती है। रॉयल जेली मतलब क्या है, वर्कर भी किस के हेड से एक रॉयल जेली ग्लैंड रहता है, वहां से वो सीक्रेट करती है, रॉयल जेली सीक्रेट करती है, और वर्कर भी खुद नहीं खाती है, वो जो रॉयल जेली है वो क्वीन को खिलाती है, ठीक है। तो रॉयल जेली खाने के कारण क्या होता है, क्वीन बी का जो एज है वो 3 to 4 ईयर्स रहता है। वर्कर बी को रॉयल जेली नहीं मिलता, भले ही वो खुद प्रोड्यूस करती हैं पर खुद नहीं खाती हैं, इसलिए उनका एज 3 to 4 ईयर्स, 3 to 4 मंथ्स रहता है वर्कर बीस का। तो एक बार जब वर्कर बीस को पता चलता है कि अपनी क्वीन ने मीटिंग कर लिया है, तो क्या करती हैं, ड्रोन को मार डालती है वर्कर बीस। क्यों मार डालती हैं, क्योंकि कॉलोनी में खाली वही मेंबर्स रह सकता है जो काम करता है, बिना काम करने वाला मेंबर कॉलोनी में नहीं रह सकता, ठीक है। कितना एफिशिएंट है देखिए, जो काम करेगा वो खाएगा, वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा, जिसे काम जो यूजलेस हो गया है उसको निकाल देती है। सबसे हार्ड वर्किंग बी कौन सी है? सबसे हार्ड वर्किंग, वैसे सबका काम अलग अलग है, ठीक है, पर देखा जाए तो हार्ड वर्किंग जो है वो वर्कर बीस रहती है। तो जो भी काम है, हाई बनाना, हाई को क्लीन रखना, ठीक है, उसके बाद क्वीन को खिलाना, ड्रोन को खिलाना, फिर नेक्टर इकट्ठा करना, पोलन इकट्ठा करना, पानी इकट्ठा करना, हाइव का टेम्परेचर मेंटेन करना, जितने भी काम है, ठीक है, जो नर्स बीज हैं, ठीक है, बेबी बीज का नर्सिंग करना, ठीक है, उसके बाद कॉलोनी की सुरक्षा करना, ठीक है, ये सब जो काम है वर्कर बीज करते हैं। ऑल्दो क्या होता है, जो वर्कर बीज में अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई कॉलोनी की सुरक्षा कर रहा है, कोई पोलन इकट्ठा कर रहा है, कोई नेक्टर इकट्ठा कर रहा है, सबके काम अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं। पर इमरजेंसी में हर वर्कर भी हर काम कर सकती है, ठीक है। तो सबसे हार्ड वर्किंग वर्कर बीज रहती है। क्वीन बी का काम खाली एग लेइंग है, बाकी खुद खाना भी बना नहीं सकती है, खुद खा भी नहीं सकती है, ठीक है। और ड्रोन का काम खाली क्या है, मेटिंग करना, वो और कुछ काम नहीं करता है, न वो फूड इकट्ठा करता है, न कॉलोनी की सुरक्षा करता है, खाली काम मीटिंग का है। एक बार क्वीन बी का मीटिंग हो गया, बाद में कुछ काम ही नहीं बचा उसके लिए। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपको बहुत रिकॉग्निशन मिली है, तो सबसे स्पेशल रिकॉग्निशन कौन सा था? वैसे तो हर रिकॉग्निशन की वैल्यू अलग अलग रहती है, सब स्पेशल रहते हैं, पर अगर आपके खुद के देश के प्राइम मिनिस्टर
अगर आपको प्रेस करते हैं तो उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। तो अभी हमारे पिछले महीने ही 25 मई 2025 को पीएम मोदी ने हमारी स्टोरी ली थी, और जिसमें हम कैसे बी रेस्क्यू करते हैं, और पूरे नेशन को एड्रेस करके मन की बात में बताया था कि मतलब कैसे रेस्क्यू हम लोग कर रहे हैं और कैसे हम बीज बचा रहे हैं, और वो बहुत ही स्पेशल था और हमेशा मुझे याद रहेगा। और ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोग को मिलती है। इतने 140 करोड़ के देश में मेरा छोटा सा काम पीएम मोदी तक पहुंचे और वो आपकी खुद की प्रशंसा करे, तो इससे बड़ा कोई चीज नहीं हो सकती मेरे लिए। अगर हमारे प्लेनेट से बीज गायब हो जाए तो क्या होगा? बीज गायब हो जाना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा? हाँ। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऐसे माना जाता है कि उन्होंने कहा है कि अगर इस दुनिया से मधुमक्खियां गायब हो गई तो ये दुनिया जो है 4 साल में खत्म हो जाएगी। वाई? नो बीज, नो पॉलिनेशन, नो प्लांट्स, नो मोर एनिमल, नो मोर मैन। अगर बीज नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो पेड़ नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो जानवर भी नहीं रहेंगे, जानवर ये सब नहीं रहेंगे तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दुनिया में जितना पॉलिनेशन होता है उसका 73% जो पॉलिनेशन है वो हनी बीज करती हैं। आप जो भी फ्रूट में प्लेट में फ्रूट खाते हो, वेजिटेबल्स खाते हो, फूड खाते हो, उसका 1/3 पार्ट जो है वो हनी बीज के कारण आ पाता है। अगर आप पॉमेग्रेनेट खा रहे हो, मैंगोज खा रहे हो, ठीक है, तो कैसे आता है? उसका बहुत बड़ा हिस्सा बीज के कारण आ जाता है, क्योंकि पॉलिनेशन होता है, फिर फ्रूट आता है उसके कारण। ठीक है, तो बीज नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा तो आप फूड भी नहीं खा पाओगे। कोई विदाउट फूड कोई सर्वाइव कर सकता है इस दुनिया में? नहीं कर सकता। तो इसलिए बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बी बास्केट में आप हनी भी सेल करते हो क्या? हम लोग हनी भी सेल करते हैं और हनी बी भी सेल करते हैं। हनी भी और हनी बी भी। ठीक है, तो कैसे हनी बी हम लोग सेल किसको करते हैं? जिनके टेरेस फार्म है, ठीक है, जिनको बी पार्क बनाना है। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, वो अपनी कंपनीज में बीज रखती हैं, तो उनको हम बीज देते हैं। ठीक है, और जिनको हनी चाहिए है हम उनको हनी भी सेल करते हैं। उसके अलावा हम लोग बी पार्क बनाते हैं, बटरफ्लाई गार्डन बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग करते हैं। एज अ किड हम बी कंजर्वेशन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? तुम ऐसे कि तुम बहुत सी चीजें कर सकते हो। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि तुमको मधुमक्खियों से डरना नहीं है, क्योंकि जो डरता है, जो डर गया वो मर गया, सुना होगा ना? हाँ। तो जो डरता है उसको मधुमक्खी पहले अटैक करती है, और मधुमक्खी खुद से अटैक नहीं करती। जब तक आप उसको परेशान ना करो, आप उसको मारोगे नहीं, तब तक वो आपको अटैक नहीं करेंगी। तो सबसे पहली बात है, आप मधुमक्खियों से डरना मत। दूसरा, अभी जैसे मैंने कहा कि मधुमक्खियों के बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है, ये सब नॉलेज है, अपने दोस्तों को बताओ, अपने सर्कल्स में बताओ कि मधुमक्खियों को मारना नहीं है, पत्थर नहीं फेंकना है। तो बहुत लोग पत्थर फेंकते हैं, जोर जोर से मधुमक्खियां देखने का चिल्लाने लग जाते हैं, चिल्लाते हैं ना, बहुत बड़ा हाइव दिख गया, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, वैसे नहीं करना है। ठीक है, और ये सब तो है। उसके अलावा आप अच्छा ड्राइंग बना सकते हो मधुमक्खियों के लिए भी रिलेटेड, अवेयरनेस वाला जो पोस्टर बना सकते हो, जो भी तुमको नॉलेज मिला अभी, तो ऐसा अच्छा सा पोस्टर बना सकते हो बीज के बारे में। जैसे मैं अब तुमको बता रहा हूँ, तुम सबको बता रहा हूँ, ठीक है, तुम ऐसे अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। ठीक है, और थोड़ा पढ़ के, ठीक है, मधुमक्खियाँ क्यों जरूरी है। इसके अलावा तुम अपने सोसाइटीज में भी बता सकती हो, अपने फ्रेंड्स को या सोसाइटी मेंबर्स को, अगर तुम्हारे सोसाइटी में बी हाइव लगता है तो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, बी फ्रेंडली फूल वाले पेड़ लगा सकते हो। अभी तो रेनी सीजन है, तो आप प्लांटेशन में जाओ, बी फ्रेंडली पेड़ लगाओ, जिससे उसमें फ्लावरिंग आएगा। फ्लावरिंग का क्या क्या होगा? मधुमक्खियों को खाना मिलेगा, और बीज क्या देंगी तुमको? फ्रूट देंगी। ठीक है, जो पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? फ्रूट बनेगा। अच्छा, अब जैसे मैं जैसा प्लांटेशन करोगे, जैसे आपने सनफ्लावर लगा दिया,
सनफ्लावर का कारण क्या होगा, 20 सनफ्लावर पे जाएंगी, ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा दिखता है सनफ्लावर, बड़ा बड़ा हाँ। फ्लावर्स, 20 को भी हेल्प हो जाएगा। उसके बाद जो सीड बनेगा, सीड भी आप खाते हो, सनफ्लावर सीड खाते हो ना, हाँ। सनफ्लावर बहुत हेल्दी रहता है सनफ्लावर सीड। अगर वो सनफ्लावर तुम भी खा सकती हो या फिर कोई बर्ड भी खा सकती है, पैरट्स बहुत खाते हैं सनफ्लावर्स, राइट, तो सबका फायदा हो जाएगा, है ना। तो मतलब दिखना भी अच्छा हो गया सनफ्लावर के कारण, 20 को भी फूड मिल गया, तुमको भी फूड मिल गया, और पैरट जैसे जो बर्ड्स हैं उनको भी फूड मिल गया। इतना सक्सेस और फेम मिलने के बाद में अब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? अभी तो पेरेंट्स मेरे बहुत प्राउड हैं, ठीक है, जो भी मैंने काम किया उसके कारण बहुत प्राउड फील करते हैं। और होता कैसे कि जैसे मैंने बचपन में, मेरे नाना नानी, जब मैंने बचपन में मुझे सिखाया गया था कि आपकी जो पहचान है, आपके कारण आपके आपके पेरेंट्स की पहचान होनी चाहिए, न कि पेरेंट्स के पहचान के कारण आपकी पहचान होनी चाहिए, है ना। जैसे अब मेरे पेरेंट्स जो है मेरे कारण पहचाने जाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये अमित गोडसे के मम्मी पापा हैं, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई बोलेगा कि इनका बेटा ये है, तो वो फर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये आप भी याद रखना कि आपके पेरेंट्स जो हैं आपके नाम से जाने जाने चाहिए, तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि हम लोग, हमारा जो नाम है हमारे बेटे के कारण है, और आपको भी प्राउड फील होता है, दोनों को प्राउड फील होता है। अगर मधुमक्खी हमारे घर में आ गई तो हमें क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? एक तो कैसे होता है कि जब मधुमक्खियां, जैसे तुम अपने शाम को घर आ जाती हो, राइट, खेल के तुम कहाँ जाते हो, अपने घर पे ही जाती हो ना, तो वैसे ही होता है कि जब मधुमक्खियां अपने हाइव पे वापस आते रहती हैं, तो क्या होता है, तुम लाइट लगा देते हो, बहुत से सोसाइटीज में ट्यूबलाइट लगा देते हैं, तो मधुमक्खियां लाइट का अट्रैक्ट हो जाती हैं और घर पे वापस नहीं जा पाती। तो उससे होता कैसे है कि आपकी ट्यूबलाइट पे घूमने लग जाती है, ठीक है। तो आपको जब भी लाइट लगाना है, सोसाइटी का लाइट हो गया, आप घर का लाइट, अगर आपके एरिया में मधुमक्खियां हैं तो पूरा अंधेरा होने के बाद लाइट लगाइए। उससे क्या होगा, जो ट्वीलाइट टाइम है या संधि काल है, जब दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम जो है मधुमक्खी अपने घर पे पहुंच जाएंगी, लाइट नहीं रहेगा तो, आर्टिफिशियल लाइट नहीं रहेगा तो। और एक बार वो घर पे पहुंच गई फिर आपके घर नहीं आएंगी। इन केस फिर भी मधुमक्खियां आपके घर पे घुस गई, ट्यूबलाइट पे आती है, आपने देखा होगा, तुमने देखा होगा ट्यूबलाइट पे हम ऐसे घूमती रहती हैं, राइट। तो ट्यूबलाइट गर्म रहता है, उसमें टकरा टकरा के जल के मधुमक्खियां मर जाती हैं। इसलिए देखा होगा मॉर्निंग में बहुत सारी मधुमक्खियां ट्यूबलाइट के नीचे मरी हुई रहती हैं, उसी कारण होता है। तो अगर आपके घर में मधुमक्खियां घुस गई हैं तो आप क्या करोगे, आप अपना डोर्स और विंडोज ओपन रखोगे और ट्यूबलाइट बंद कर दोगे। तो विद इन 15 to 20 मिनट्स अगर आपके घर में कोई हनी भी घुस गई है तो वो बाहर चले जाएंगी। अच्छा। बाद में एक बार बाहर चली गई, आप अपना डोर एंड विंडो क्लोज कर लेना, मधुमक्खियां नहीं घुसेंगी। नेट लगा के रख सकते हो, जो विल्क्रो वाला नेट रहता है ना, मॉस्किटो नेट, वो लगा के रख सकती हो जिससे मधुमक्खियां अंदर न घुसे। तो उससे क्या होगा, मधुमक्खियां भी बच जाएंगी, आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। और दूसरी बात है कि हनी भी न काटे, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो हनी भी आपको कब काटती है, जब आप उनको परेशान करते हो। बहुत बार मधुमक्खियां ऐसे घूमती रहती है, तो आप क्या करते हो, आप उसको मारने की कोशिश करते हो, झाड़ू दिख गया झाड़ू से मारो, नोटबुक हो गया उससे मारो, ठीक है, जो हाथ में दिख जाए, या बैट दिख गया, वो जो मॉस्किटो बैट दिखता है उससे भी वो लोग मारते हैं, राइट, वैसा नहीं मारना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप जो है जितना आप मारोगे तो आपको रिएक्शन में आपको मधुमक्खियां स्टिंग करेगी, ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें मत करिए, और इससे मधुमक्खियां भी बचेंगी और आपको भी कुछ नहीं होगा। और इनकेस आपको हनी भी काट भी ले तो आप क्या करोगे, उनका जो स्टिंजर रहता है उसको आप धीरे से बाहर निकालोगे, दबा के नहीं, ऐसे नखून से ऊपर लेके आओगी, नेल से ऊपर, जिससे कम से कम जो वेनम है, बी वेनम, आपके बॉडी में जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो। और मधुमक्खियां अगर घूम रही हैं, अगर आप ट्रेकिंग पे जाते हो, चिल्लाना नहीं है, जोर जोर से चिल्लाना नहीं है,
अगर आप ट्रेकिंग पे जाते हो तो बहुत सारा परफ्यूम लगा के मत जाओ अगर हनी बीज हैं। बहुत लोग ट्रेकिंग में जाते हैं ना, जोर जोर से चिल्लाते हैं मधुमक्खी दिख गई तो परफ्यूम लगा के जाते हैं। तो हनी बी जो है परफ्यूम के लिए बहुत सेंसिटिव रहती है, और स्ट्रॉन्ग अरोमा हो, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल हो तो मधुमक्खी आपको अटैक भी कर सकती है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत काम आती हैं। ठीक है, आपने हनी बीज के बारे में इतना स्टडी कैसे किया? ये तो काम करते करते स्टडी हो जाता है। अब जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो काम करते करते एक्सपीरियंस आता है। बहुत सी जो चीज़ें हैं आपको बुक में भी पढ़ने नहीं मिलती। और होता कैसा है, हर बी कीपर का एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है, और बीज बहुत उसको आप बता नहीं सकते हो कैसे बिहेव करेगी। एक टाइम पे एक स्पीशीज अलग बिहेव करेगी, दूसरी स्पीशीज अलग बिहेव करेगी। जैसे तुम्हारा बिहेवियर अलग है, इसका बिहेवियर अलग होगा, मम्मी पापा का बिहेवियर अलग होगा, राइट, सबका एक जैसा नहीं रहता। वैसे सब कॉलोनी का बिहेवियर भी अलग अलग रहता है। जैसे कुछ कॉलोनीज हैं एक ही स्पीशीज की, अलग अलग कॉलोनीज। कोई कॉलोनी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से वाली रहती है, कुछ कुछ जो है बहुत शांत स्वभाव की रहती हैं, कुछ जो भी से बहुत ज़्यादा हनी इकट्ठा करती हैं, कुछ जो भी से बहुत ज़्यादा बी ब्रीडिंग में है, बहुत ज़्यादा उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है इजीली। ठीक है, कुछ बीज जो हैं बहुत ज़्यादा नेक्टर इकट्ठा करती है, पोलन इकट्ठा करती हैं। ठीक है, तो सब बीज का जो है कॉलोनी का बिहेवियर अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ऐसे बीज हैं। दूसरी बात और एक चीज़ ऐसे भी होती है, अगर आप बी कीपर हो, ठीक है, तो आपके स्मेल से हनी बी को पहचान भी लेती है, क्योंकि हर आदमी के बॉडी का स्मेल अलग अलग रहता है। ठीक है, आप हमेशा उस बीज के साथ काम करोगे तो बीज आपको पहचान लेगी कि अरे ये तो मेरा ही बंदा है जो मुझे हमेशा आके हैंडल करता है, तो आपके बाद में स्टिंग भी नहीं करेंगी। ऐसे भी बीज का रहता है। लेकिन बी उनकी लाइफ में एक ही बार स्टिंग करती है। हाँ, एक बार स्टिंग करने के बाद क्या होता है, जो हनी बी मर जाती है 10 to 15 मिनट्स में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका जो स्टिंजर है वो कैसे रहता है, एरो जैसे काम करता है। एरो कैसे रहता है, इजीली अंदर चले जाएगा, पर बाद में जो अपनी जो चमड़ी है वो एरो के पीछे फंस जाएगी। जो पीछे जो रहता है ना एरो के पीछे स्टेप, तो उसमें फंस जाएगी। तो उससे क्या होता है, उनका स्टिंजर जो है वो फट जाता है और पेट से अलग हो जाता है, उनका एब्डोमेन जो है पेट से अलग हो जाता है, तो उनका ब्लड बह जाता है उसके कारण, और उसके बाद मधुमक्खियाँ मर जाती है। तो ऐसे लास्ट रिसोर्ट मधुमक्खियाँ आपको स्टिंग करती है। ऐसे नहीं कि आप दिख गया चलो आपको स्टिंग कर दो, वो अपनी कॉलोनी बचाने के लिए स्टिंग करती है। 1 स्पून हनी बनाने के लिए हनी पे कितना फ्लावर्स हो जाती है? ऐसे कहा जाता है कि 1 स्पून हनी बनाने के लिए हनी बीज को ऑलमोस्ट 90,000 फ्लावर्स के ऊपर जाना पड़ता है 1 स्पून हनी बनाने के लिए। क्योंकि क्या होता है, वो नेक्टर इकट्ठा करती है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। बाद में फ्लाइंग करके या फिर माउथ टू माउथ, वो जैसे अपन च्युइंगम चबाते हैं ना, बबल गम बबल करते हैं, उससे क्या होता है उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है नेक्टर में से, फिर जो बच जाता है वो खाली शुगर रहता है, तो उसको अपन हनी बोलते हैं। उसमें बाकी के हनी के एंजाइम मिक्स होते हैं। ठीक है, तो 1 टीस्पून हनी बनाने के लिए हनी बीज को ऑलमोस्ट 90,000 फ्लावर्स के ऊपर जाना पड़ता है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। जैसे हनी बी जो हैं उनका जो वर्कर बीज का जो एज है, जैसे मैंने कहा कि 3 to 4 मंथ्स रहता है, उस 3 to 4 मंथ्स में हनी बी कितना चक्कर लगाती है, ऑलमोस्ट अपना जो अर्थ है, अर्थ का डायमीटर के 7 टाइम्स चक्कर लगाती है, ऐसे माना जाता है। अर्थ का जो डायमीटर का 7 टाइम्स, इतना वो काम करती है। तो बहुत ही हार्ड वर्किंग है हनी बीज। एज अ बी कंजर्वेशनिस्ट आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? व्यूअर को कल यही मैसेज है कि आप बीज को मारिए मत, डरिए मत, उनको बचाइए। अगर आप बीज को बचाओगे तो आप खुद बचोगे, राइट। आप बीज को नहीं बचाओगे आप खुद नहीं बचोगे। चलिए आप बीज को आप खुद को बचाइए बीज को बचा के, इतना मैं कहना चाहूँगा। आपने हमें बीज के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए और नॉलेज भी दिया। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन पॉडकास्ट। Thank you so much for inviting, and it was great talking to you both, and you both are sweet just like honeybees.
share and subscribe to our channel, The Diaries of Sanvi and Ishani.